हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक होगा आकलन। आज हम आकलन के बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो हमारा चैनल आपकी किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आकलन। दोस्तों, आकलन होता क्या है? सबसे पहले ये जानिए आकलन क्या है। देखो, किसी चीज़ को आंकना, समझना, उसके बारे में, उसके गुण दोषों के बारे में जानना, ये सब आकलन कहलाता है। ठीक है। अब जैसे कक्षा में कोई छोटा बच्चा है तो उसका आकलन कैसे करेंगे? देखो, आकलन के वैसे तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आकलन के 3 प्रकार हैं। इसके बारे में हम अभी डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं आकलन। दोस्तों, जब कोई छोटा बच्चा हमारी कक्षा में है तो उस बच्चे के लिए, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी व्यक्ति का आकलन करना हो तो उसके बारे में, उसके गुणों की, उसके दोषों की पहचान करना, बच्चा अधिगम के दौरान कहाँ कठिनाई महसूस कर रहा है, क्यों महसूस कर रहा है, किस लिए महसूस कर रहा है, किस लिए उसको अधिगम में कठिनाई आ रही है, ठीक है ना, ये सब आकलन ही कहलाता है। तो आकलन मूल्यांकन के प्रतिमान का ही एक रूप है। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है, जैसे मैंने बताया, किसी के बारे में जानना, किसी को समझना आकलन कहलाता है। तो किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, आकलन कैसी प्रक्रिया है? तो आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये अधिगम से पहले भी होती है, अधिगम के दौरान भी होती है और अधिगम के बाद भी होती है। तो आकलन के प्रकार। दोस्तों, आकलन के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है सीखने का आकलन। या फिर कह सकते हैं अधिगम का आकलन। ठीक है ना, अधिगम का मतलब ही सीखना होता है या सीखने का मतलब ही अधिगम कहलाता है। दूसरा है दोस्तों सीखने के लिए आकलन। अभी तो यहाँ कर रहे थे हम सीखने का आकलन, यहाँ कर रहे हैं सीखने के लिए आकलन। या फिर अधिगम के लिए आकलन। तीसरा है दोस्तों सीखने के रूप में आकलन। या अधिगम के रूप में आकलन। दोस्तों, सीखने के रूप में आकलन क्या होता है? सीखने के रूप में आकलन कहलाता है जब हम किसी बच्चे को अधिगम के दौरान कठिनाई आ रखी है, उसकी कठिनाइयों का पता करते हैं नैदानिक मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, कठिनाइयों का पता करना क्या कहलाता है? सीखने के रूप में आकलन कहलाता है। दूसरा है दोस्तों अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन मतलब अधिगम को कह सकते हैं जब एक शिक्षक पूरी संकल्पना का अध्ययन करा चुका हो, जब शिक्षक किसी चैप्टर को या किसी अपने सिलेबस तक को पूरा करा चुका हो, उसके बाद में बच्चे को ये जानना कि ये मेरा सिखाया हुआ कितना सीखा, ये जानने के लिए जब आकलन करते हैं तो वो कहलाता है सीखने के लिए आकलन या अधिगम के लिए अधिगम का आकलन। ये होगा पहले वाला, अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन क्या होता है? जब शिक्षक पूरी पाठ्यचर्या को या विषय वस्तु को पढ़ा चुका हो और यह जानना चाहता है कि बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ कितना ग्रहण किया बच्चे ने, इसको जानना क्या कहलाता है? सीखने का आकलन कहलाता है। और अगला है दूसरा सीखने के लिए आकलन या अधिगम के लिए आकलन। दोस्तों, अधिगम या सीखने के लिए आकलन जो होता है विद्यार्थियों की आवश्यकता
बच्चों की आवश्यकता क्या है, उसको कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाना है, ये सब क्या है, ये सब सीखने के लिए आकलन है। अभी इसके बारे में हम डिटेल से नीचे चर्चा करेंगे। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम या सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, विद्यार्थियों की अधिगम शैली, विद्यार्थियों की विशेषताओं का ध्यान रखता है। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन को ही रचनात्मक आकलन कहा जाता है। ठीक है, रचनात्मक आकलन क्या होता है? अधिगम के लिए आकलन या फिर सीखने के लिए आकलन रचनात्मक आकलन कहलाता है, और निदानात्मक आकलन भी कहा जाता है। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन अधिगम के दौरान ही चलता है। अधिगम के दौरान मतलब बच्चे के सीखने के दौरान ही चलता रहता है, पढ़ाने के साथ साथ चलता रहता है अधिगम के लिए आकलन। सीखने को बेहतर बनाने के लिए अधिगम के दौरान ही बच्चों से बीच बीच में प्रश्नों के माध्यम से आकलन लेना, जिससे बच्चों के समझने का स्तर और अधिगम में आ रही कठिनाइयों को शिक्षक दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस आकलन में होता क्या है, जब एक शिक्षक बच्चे को कोई भी विषय वस्तु पढ़ा रहा होता है तो उसके दौरान बच्चे से बीच बीच में प्रश्न पूछता रहता है कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। घटना से पहले पूर्ण रूप से तैयारी कर लेना सीखने के लिए आकलन होता है। घटना मतलब घटना आप इस तरह से ले लीजिए, जैसे अब सत्र के अंत में जो बच्चों के पेपर होते हैं, साल के लास्ट में जब बच्चों के पेपर होते हैं, तो ये एक घटना है। इससे पहले पूर्ण रूप से तैयारी कर लेना सीखने के लिए आकलन कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, बच्चे को इस तरह से तैयार कर देना कि वो पेपर के दौरान, घटना के दौरान, अंतिम सत्र के पेपर के दौरान कोई भी गलती ना करे। ठीक है, अगर उसकी कोई भी किसी भी तरह की बच्चा गलती कर रहा है या उसको अधिगम में कठिनाई हो रही है, तो घटना से पहले ही शिक्षक उसको जो है सुधार ले। अगला है दोस्तों, घटना होने से पहले उसमें पूर्वानुमान लगाकर उसमें सुधार करना अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। अब समझ गए होंगे, है ना, घटना होने से पहले उसमें पूर्वानुमान लगाकर उसमें सुधार करना अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। अब जैसे सीटेट में दोस्तों एक क्वेश्चन बना था पिछली से पिछली बार, कि एक बावर्ची खाना बनाते समय खाने को बीच बीच में चखता है, तो ये अधिगम का आकलन है, अधिगम के लिए आकलन है या अधिगम के रूप में आकलन है। देखो, वो खाना चख रहा है, बावर्ची है, वो खुद खाना नहीं खाएगा, उसको किसी को सर्व करना है खाना, किसी और को देना है खाना। ठीक है, अभी घटना घटी नहीं है, अगर उसमें कुछ भी कमी पेशी है तो बावर्ची उसको जो है दूर कर सकता है। उसमें नमक कम है तो नमक डाल सकता है, मिर्च कम है या मिर्च डाल सकता है, या किसी भी चीज़ की कमी है तो वो उसको दूर कर सकता है अभी, क्योंकि अभी उसने जो है खाना सर्व नहीं करा है, किसी को दिया नहीं है। अगर मान लो वो सर्व कर देता और उसको जो है कस्टमर खाना शुरू कर देता, तो ये सीखने के लिए आकलन नहीं कहलाता। ठीक है ना ही उसमें जो है उसकी गलतियों का सुधार हो पाता। जब एक कस्टमर खाना शुरू कर देगा या एक बच्चा सत्र के लास्ट में पेपर देना शुरू कर देगा, तो अब उसमें सुधार करना नामुमकिन है। अभी अब आप सुधार नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले सुधार करना अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। वास्तविक अधिगम को शुरू करने से पहले विद्यार्थियों की जरूरत को समझ लेना। वास्तविक अधिगम मतलब जो विषय वस्तु पढ़ा रहा है शिक्षक, उसको शुरू करने से पहले विद्यार्थियों की जरूरत को समझ ले। ठीक है, बच्चा किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, उसके लिए कौन सी शिक्षण विधि सही रहेगी, ताकि शिक्षण और अधिगम उसी के अनुसार डाल दिया जाए। शिक्षण मतलब बच्चे को पढ़ाने का तरीका, और अधिगम मतलब उसको सिखाना, बच्चे को किस तरीके से सिखाना है, ये बच्चा किस तरह से समझ सकता है, इसके लिए कौन सी शिक्षण विधि अच्छी होगी, इसको किस तरह से पढ़ाया जाए, ये होता है। शिक्षण और अधिगम उसी के अनुसार डाल दिया जाए, बच्चे के अनुसार ही डाल दिया जाए। जिस तरह से भी बच्चा समझेगा उसी के अनुसार शिक्षण विधि होगी, उसी के अनुसार अधिगम कराया जाएगा। यही अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। ऐसा हर प्रयास अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। अधिगम शुरू करने से पहले विद्यार्थियों की रुचि, विचारों को समझना अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और ये बच्चे के लिए नहीं, ये किसी के लिए भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना, अभी सीटेट में क्वेश्चन बना था कि बावर्ची खाना बनाते समय बीच बीच में खाने को चख रहा है, स्वाद को चख रहा है उसके,
तो ये किसी के लिए भी हो सकता है, हम किसी का भी आकलन कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति किसी का भी आकलन कर सकता है। तो उसको मतलब जैसे मैंने बताया अभी, घटना घटने से पहले, ठीक है ना, घटना घटने से पहले उसकी कमियों को दूर करना अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। अधिगम के लिए आकलन क्या है? तो दोस्तों अधिगम के लिए आकलन है रुचि, बच्चे की रुचि जानना। अगर कोई शिक्षक बच्चे की रुचि जानने का प्रयास कर रहा है कि इस बच्चे की किस चीज़ में रुचि है, तो वो क्या कहलाएगा? वो अधिगम के लिए आकलन कहलाएगा। शिक्षण विधि, बच्चे के लिए शिक्षण विधि जानना कि इस बच्चे के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी होगी, ये भी अधिगम के लिए आकलन कहलाएगा। विषय वस्तु, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? बच्चों की ग्रहण शक्ति के अनुसार। बच्चों की ग्रहण शक्ति के अनुसार होनी चाहिए विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु, ठीक है। क्योंकि देखो एक कक्षा में हर तरह का बच्चा होता है। प्रतिभाशाली बच्चा भी होता है, सामान्य बच्चा भी होता है, और मंदबुद्धि बच्चा भी होता है। तो जरूरी नहीं सभी बच्चे जो हैं एक ही विषय वस्तु को सही तरीके से समझ लेंगे, समझे? सभी बच्चे नहीं समझ सकते, तो हर बच्चे के लिए अलग अलग शिक्षण विधि होगी और अलग अलग विषय वस्तु होगा। प्रतिभाशाली बच्चे को जब एक शिक्षक गृह कार्य देता है या प्रदत्त कार्य देता है, प्रदत्त कार्य को ही गृह कार्य कहते हैं, ठीक है। जब गृह कार्य देता है तो प्रतिभाशाली को कैसा कार्य देना चाहिए? चुनौतीपूर्ण कार्य। जबकि मंदबुद्धि या सामान्य बच्चों को थोड़ा हल्का कार्य देना चाहिए, उनकी बच्चों की ग्रहण शक्ति उनकी क्षमता के अनुसार। अभ्यास, दोस्तों अभ्यास क्या है? अगर कोई शिक्षक जो है वास्तविक अधिगम से पहले बच्चों को अभ्यास कराए, तो ये कौन सा आकलन होगा? ये भी अधिगम के लिए आकलन होगा, क्योंकि अभी अभ्यास कराया जा रहा है, उस बच्चे को वास्तविक अधिगम के लिए तैयार किया जा रहा है। अगला है प्रवेश परीक्षा। आजकल आपने देखा होगा बहुत से स्कूलों में जो है एडमिशन से पहले प्रवेश परीक्षा ली जाती है। तो प्रवेश परीक्षा भी क्या है? ये भी अधिगम के लिए आकलन है, ताकि बच्चे की क्वालिटी जान सकें, उसकी रुचि जान सकें, उसकी ग्रहण शक्ति, उसकी क्षमता जान सकें। ये भी अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। पूर्व ज्ञान, बच्चे का पूर्व ज्ञान जानना क्या कहलाता है? ये भी अधिगम के लिए आकलन कहलाएगा। और बच्चा जो जानता है, बच्चा जो जानता है यानी जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है, वहां से जोड़कर नवीन ज्ञान या नया ज्ञान प्रदान करें। और दोस्तों बच्चे की क्षमता जानना, शिक्षण सामग्री जानना कि इस बच्चे के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी। निदान, ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों अधिगम के लिए आकलन है, ठीक है। अधिगम के लिए आकलन क्या क्या है? बच्चे की रुचि जानना, शिक्षण विधि पता करना, विषय वस्तु पता करना, अभ्यास करवाना, प्रवेश परीक्षा लेना, बच्चे का पूर्व ज्ञान जानना, उस बच्चे के अनुसार शिक्षण सामग्री का यूज करना, उसको उपयोग करना, बच्चे के बारे में बच्चे की कमियों का निदान करना। निदान का मतलब होता है उसकी कमियों को जानना। ये सब क्या कहलाता है दोस्तों? ये सब अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। तो घटना होने से पहले, वास्तविक अधिगम को शुरू करने से पहले उसकी कमियों को दूर करना अधिगम के लिए, या कमियों को जानना अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। अब है अधिगम का आकलन। अब अधिगम का आकलन क्या होता है? जब शिक्षक पूरी संकल्पना का अध्ययन करवा देते हैं। क्या करा देते हैं? अध्ययन करा चुके होते हैं।
फिर उसके बाद में आकलन करते हैं तो अधिगम का आकलन कहलाता है। देखो, अधिगम के रूप में आकलन एक अलग चीज़ है, अधिगम का आकलन अलग चीज़ है, अधिगम के लिए आकलन अलग चीज़ है। तो अधिगम के लिए आकलन कब किया जाता है? अधिगम की शुरुआत, वास्तविक अधिगम को कराने से पहले जो बच्चे के गुण और दोषों को जानना, उसकी कमियों को जानना, क्या कहलाता है? अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। लेकिन अधिगम का आकलन क्या क्या होता है? अधिगम खत्म होने के बाद, जब हम शिक्षण कार्य समाप्त कर चुके हों, अपनी पाठ्य पुस्तक का कार्य समाप्त कर चुके हों, उसके बाद में हम जब बच्चों का आकलन करते हैं तो वो कौन सा आकलन कहलाता है? अधिगम का आकलन कहलाता है। जैसे बच्चों को पहले भारत देश के बारे में बताया, भारत के बारे में सारी जानकारी दी, उसको डिटेल से बताया, फिर उससे कुछ प्रश्न करना, जैसे भारत की राजधानी का नाम बताओ। देखो, यहाँ हमने क्या करा, अब ये मत कहना कि पढ़ाते पढ़ाते आकलन कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते आकलन नहीं हो रहा है। यहाँ अधिगम के दौरान आकलन नहीं हो रहा है, यहाँ पर अधिगम की क्रिया पहले समाप्त हो चुकी है। पहले बच्चे को भारत देश के बारे में विस्तृत रूप से बताया, पहले उसको बिल्कुल सारी की सारी जानकारी दे दी। अब उसने हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा सिखाया हुआ कितना ग्रहण करा, ये जानने के लिए शिक्षक उससे कुछ प्रश्न कर रहा है। तो उस प्रश्नों का करना क्या कहलाता है? अधिगम का आकलन कहलाता है। अधिगम खत्म होने के बाद आकलन करना अधिगम का आकलन कहलाता है। यानी किसी भी विषय वस्तु को समाप्त करने के बाद जब उसका आकलन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? अधिगम का आकलन। कि मेरा पढ़ाया हुआ अधिगम या मेरी पढ़ाई हुई संकल्पना, मेरी पढ़ाई हुई विषय वस्तु बच्चा कहाँ तक समझा, कहाँ तक जाना, ये जानना अधिगम का आकलन कहलाता है। दोस्तों, इसे योगात्मक आकलन भी कहते हैं। योगात्मक आकलन, अधिगम के आकलन को क्या कहते हैं? योगात्मक आकलन भी कहते हैं, और इसको स्वयं आकलन भी कहते हैं। स्वयं आकलन, स्वयं, अब देखो, स्वयं आकलन का मतलब होता है जब बच्चा खुद अपना आकलन करता है। तो सपोज करो कोई शिक्षक ने अपनी पाठ्य पुस्तक की क्रिया जो है पढ़ाने की, अधिगम देने की, वो समाप्त कर चुकी है, कर चुकी है या कर चुका है, ठीक है ना? एक शिक्षक अधिगम को समाप्त कर चुका है। अब बच्चे उसको पढ़ने के बाद खुद ही अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि मैं कहाँ तक समझा उस चीज़ को जो एक शिक्षक ने पढ़ाया है मुझे, वो मेरी समझ में कहाँ तक आया है। बच्चा खुद भी स्वयं आकलन कर सकता है, तो इसको ही अधिगम का आकलन कहते हैं। कहने का मतलब है अधिगम के बाद बच्चा कितना सीखा, अधिगम के बाद या एक शिक्षक की पढ़ाने की क्रिया संपन्न होने के बाद एक बच्चा कितना सीखा या हमारा अधिगम कितना प्रभावशाली रहा, यह जानना अधिगम का आकलन कहलाता है। अब अधिगम का आकलन क्या है? क्या होता है अधिगम का आकलन? तो मूल्यांकन करना, वार्षिक परीक्षाएं, सुधारात्मक उपाय, उपचार, शैक्षिक सुधार, ये सब क्या है? ये सब अधिगम का आकलन कहलाते हैं। तो दोस्तों, आप अधिगम का आकलन भी समझ गए होंगे। अधिगम का आकलन क्या है, ठीक है ना? किसी बच्चे का मूल्यांकन करना अधिगम का आकलन कहलाता है। और सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा जो होती है, लास्ट में जो परीक्षा ली जाती है, वो क्या होता है? जो सत्र के अंत में या फिर वर्ष के अंत में जब बच्चों की परीक्षा ली जाती है, जब बच्चे को अगली क्लास में ट्रांसफ़र किया जाता है, इस परीक्षा को क्या कहते हैं? इस परीक्षा को कहते हैं अधिगम का आकलन, ठीक है? वार्षिक परीक्षा क्या है? ये तो वार्षिक परीक्षा अधिगम का आकलन कहलाता है। सुधारात्मक उपाय, बच्चे की कमी को जानने के बाद, देखो कमी तो हमने पहले जान ली, ठीक है, अब तो उसमें सुधार करना है। इस बच्चे में जो कमी आई थी उसमें सुधार करना है। उस सुधारात्मक उपाय को क्या कहते हैं? उस सुधारात्मक उपाय को भी अधिगम के लिए आकलन कहते हैं।
उसका उपचार करना। सुधारात्मक मतलब वही, ये दोनों एक ही चीज़ है, सुधारात्मक उपाय या उपचार। शैक्षिक सुधार, शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान आ रही कठिनाई को दूर करना, उसमें सुधार करना। शैक्षिक प्रक्रिया जो होती है ये क्या होता है, ये भी अधिगम का आकलन कहलाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला है दोस्तों अधिगम के रूप में आकलन या फिर सीखने के रूप में आकलन। अब अधिगम के रूप में आकलन या सीखने के रूप में आकलन क्या होता है, जब हम कारण जानने के लिए आकलन करते हैं। जैसे नैदानिक मूल्यांकन, भाई बच्चों की कठिनाई जान ली, ठीक है ना, निदानात्मक उपाय में, निदानात्मक प्रक्रिया में हमने बच्चों की कठिनाई जान ली कि इसको कहाँ कठिनाई आ रही है। अब करेंगे उसका नैदानिक मूल्यांकन, सीखने वाले की कठिनाई व समझ की कमी, ये जो कठिनाई और कमी आ रही है ये क्यों आ रही है, ठीक है ना। बच्चे को जो अधिगम के दौरान कठिनाई आ रही है, लेकिन ये कठिनाई क्यों आ रही है, किस कारण से आ रही है, इस कमी को जानना सीखने के रूप में आकलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अधिगम के रूप में आकलन या सीखने के रूप में आकलन क्या होता है, जब हम बच्चे की अधिगम के दौरान आ रही कमी को जान लिया, ठीक है, उसमें क्या कमी आ रही है, क्यों कठिनाई, जो कठिनाई आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है, लेकिन इनके कारण को समझना या इनके कारण को जानना अधिगम के रूप में आकलन या सीखने के रूप में आकलन कहलाता है। अब है दोस्तों विधल्य आधारित आकलन की विशेषताएं क्या होती हैं। देखो ये होता है अधिगम के रूप में आकलन या सीखने के रूप में आकलन। एक होता है, इससे अलग भी होता है, इन तीनों से अलग, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। इनसे अलग भी एक आकलन होता है, जैसे विधाल्य आधारित आकलन। यहाँ बता देता हूँ, विधाल्य आधारित आकलन, इसकी विशेषताएं, आकलन की विशेषताएं। तो विधाल्य आधारित आकलन की विशेषताएं क्या हैं, या विधाल्य आधारित आकलन कौन कौन से होते हैं, क्या होता है। तो विधाल्य द्वारा निर्मित होता है सबसे पहले तो ये, विधाल्य द्वारा, विधाल्य आधारित आकलन की विशेषताएं क्या है, सबसे पहले तो ये विधाल्य द्वारा निर्मित होता है। दूसरा है विद्यार्थियों के जाने पहचाने माहौल में होता है, जिससे विद्यार्थियों को तनाव कम होता है। दोस्तों आकलन जो है अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना। तनाव मुक्त होता है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी से पहले, है ना, वार्षिक परीक्षा से पहले की तैयारी, पहले की तैयारी में सहायक होता है। अगला है संरचनात्मक प्रतिपुष्टि देता है, संरचनात्मक, संरचनात्मक प्रतिपुष्टि बच्चों की कमियों को दूर करता है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट का एक पॉइंट और रह गया, विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि।
सॉरी, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। अब विद्यालय आधारित आकलन की विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये विद्यालय द्वारा निर्मित होता है, विद्यालय द्वारा निर्मित होता है, विद्यार्थियों के जाने पहचाने माहौल में आकलन होता है और यह तनाव मुक्त होता है, वार्षिक परीक्षा से पहले की तैयारी में सहायक होता है, संरचनात्मक प्रतिपुष्टि देता है, बच्चों की कमियों को दूर करना विद्यालय आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ये ध्यान रखना, और शिक्षार्थियों को भी प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। स्वयं शिक्षार्थियों को भी प्रतिपुष्टि प्रदान कर देना क्या होता है? विद्यालय आधारित आकलन होता है। अब दोस्तों विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, ठीक है ना? विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? तो पोर्टफोलियो आकलन और समय आकलन, यह सब क्या होते हैं? यह सब विद्यालय आधारित आकलन होते हैं। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो होता है, इसमें जो है बच्चे का पूरे साल का बायोडाटा रखा जाता है, ठीक है? बच्चों के बारे में सारी जानकारी जो है पोर्टफोलियो के में एकत्रित की जाती है या इकट्ठा की जाती है। पोर्टफोलियो आकलन व समय आकलन, समय आकलन के बारे में मैंने अभी बताया था ऊपर। समय आकलन ये क्या होता है? ये दोनों विद्यालय द्वारा निर्मित आकलन होते हैं। मासिक परीक्षा, मासिक परीक्षा मतलब जो यूनिट टेस्ट होते हैं आपके हर महीने होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, आपने देखा होगा। तो मासिक परीक्षा क्या होता है? ये भी विद्यालय आधारित आकलन होता है, विद्यालय द्वारा बनाया गया होता है। पाठ के बाद की परीक्षा, पाठ के बाद की परीक्षा भी विद्यालय आधारित आकलन होता है। वाद विवाद प्रतियोगिताएं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, खेल कूद, अभिनय, अभिनय मतलब नाटक या एक्टिंग करना, संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल परीक्षा, ये सब क्या है? ये सब विद्यालय आधारित आकलन है। पोर्टफोलियो आकलन और समय आकलन, मासिक परीक्षाएं, पाठ के बाद की परीक्षा, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, खेल कूद, अभिनय, संप्रेषण कौशल परीक्षाएं, ये सब क्या हैं? ये सब विद्यालय आधारित आकलन है। अब है दोस्तों सतत मूल्यांकन या नियमित अंतराल पर परीक्षा। एक नियमित मतलब एक निश्चित अंतर के दौरान ली गई परीक्षा। जैसे हमें परीक्षा 20 दिन के बाद लेनी है, तो एक नियमित अंतराल पर हर 20 दिन बाद जो है बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं। इसको बोलते हैं सतत मूल्यांकन। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और सबसे बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन कौन सा मूल्यांकन होता है? सतत मूल्यांकन होता है, क्योंकि इसमें जो है लगातार बच्चे का मूल्यांकन चलता रहता है। परीक्षा के दौरान भी, परीक्षा से पहले भी, पाठ्य या फिर विषय वस्तु को पढ़ाते हुए भी, ये सब क्या होता है? ये सब सतत मूल्यांकन कहलाता है। सप्ताह, 15 दिन, 10 दिन या 20 दिन, कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना? या महीने में परीक्षा लेना। परीक्षा क्या? टेस्ट, है ना? टेस्ट लेना, ये सब क्या है? ये सब सतत मूल्यांकन कहलाता है। इससे क्या होता है दोस्तों? इससे बालक में जो है मानसिक रूप से मजबूत होता है बालक। इससे बालक मानसिक रूप से मजबूत होता है।
क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, अभी एक शिक्षक ने कोई चैप्टर पढ़ाया, तुरंत उसका टेस्ट ले लिया 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये लगातार ऐसी ये प्रक्रिया पूरे साल चलती रहती है। जब तक सत्र के अंत तक परीक्षा नहीं होती, उस तक ये चलती रहती है, शुरू से लेकर अंत तक चलती रहती है। और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर मतलब लगातार। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी बच्चा किसी भी अधिगम के दौरान जो कठिनाई महसूस करता है, तो शिक्षक उस कठिनाई को जानकर, उसकी कमी का पता लगाकर उसको उपचार कर देता है। तो ये मूल्यांकन जो है सबसे बेस्ट मूल्यांकन कहलाता है। अगला है दोस्तों व्यापक या विस्तृत मूल्यांकन। ये क्या है, इसमें ज्ञान के, बच्चे के ज्ञान के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, उसकी सभी पक्षों की परीक्षाएं ली जाती है। ज्ञान के सभी पक्षों की परीक्षाएं लेना, ठीक है ना। ज्ञान के सभी पक्षों की परीक्षाएं लेना और बच्चे के सुनने, बोलने, उच्चारण करने, उच्चारण और लिखने, भाषा कौशलों के मूल्यांकन, भाषा कौशलों का मूल्यांकन करना, व्यापक या विस्तृत मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन जो है, ध्यान रखना, योगात्मक, मैं इसको भी लिख देता हूं, योगात्मक। योगात्मक मूल्यांकन जो है सबसे बेकार है, सबसे बेकार मूल्यांकन है। ठीक है, एनसीएफ 2005 ने इसे को सबसे बेकार और सबसे घटिया मूल्यांकन कहा है, योगात्मक मूल्यांकन को। तो दोस्तों सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। इसको सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में या महीने में जो टेस्ट लिए जाते हैं वो सतत मूल्यांकन कहलाता है। और ये सबसे बेस्ट मूल्यांकन होता है। इसमें बालक जो है मानसिक रूप से मजबूत होता है। इसमें शिक्षक बच्चों की आ रही कठिनाई को तुरंत के तुरंत जानता है, उसकी कमी का कारण तुरंत पता करता है और तुरंत ही उसका उपचार कर देता है, तुरंत ही उस कमी को दूर कर देता है। ये कौन से मूल्यांकन के द्वारा होता है? सतत मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, व्यापक या विस्तृत मूल्यांकन, ज्ञान के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, उनकी परीक्षाएं लेना, क्या कहलाता है? व्यापक या विस्तृत मूल्यांकन कहलाता है। और सुनने, बोलने, उच्चारण करने, लिखने, पढ़ने, भाषा कौशलों का मूल्यांकन भी व्यापक या विस्तृत मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन ये सबसे बेकार मूल्यांकन है, सबसे घटिया मूल्यांकन है। दोस्तों बच्चे में सीखने की तत्परता का आकलन करना, बच्चों में सीखने की तत्परता का आकलन करना मतलब बच्चे सीखने के लिए कितने उत्सुक हैं, कितने तत्पर हैं, ये जानना क्या कहलाता है? बच्चों में सीखने की तत्परता का आकलन करना कहलाता है। तो बच्चों में सीखने की तत्परता का आकलन कैसे करते हैं? बच्चे के वर्तमान स्तर की पहचान कर कर, ठीक है, बच्चे के वर्तमान स्तर की पहचान करना। जैसे बच्चे ने अभी तक क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा, क्या कमी है जो वो नहीं सीख पाया, ये सब जानना क्या कहलाता है? वर्तमान स्तर की पहचान करना। मैं इसको लिख देता हूं, बच्चे ने अब तक क्या सीखा।
क्या कमी है या जो नहीं सीख पाया। तो पहले बच्चे के वर्तमान स्तर की पहचान करना सीखने में बच्चों में सीखने की तत्परता का आकलन कहलाता है कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या कमी है, वो क्यों नहीं सीख पा रहा है। ठीक है। अगला है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण जो है, जैसे बच्चा जो है पढ़ने के दौरान उत्सुक नहीं है, बच्चे की उत्सुकता की कमी का पता लगाना, बच्चे की ग्रहण शक्ति, मानसिक कमजोरी का पता लगाना। उत्सुकता की कमी, ग्रहण शक्ति, मानसिक कमजोरी, ये सब किसके द्वारा पता लगाई जाती है? ये सब निदानात्मक परीक्षण के द्वारा पता लगाई जाती है। दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण होता क्या है? देखो, निदान किसी किसी की कमी को दूर करना निदान नहीं है। ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये लिख लेना, किसी की कमी को दूर करना निदान नहीं है। निदान का मतलब होता है बच्चों की कमियों को जानना, बस, कि बच्चे में क्या कमी है, अधिगम के दौरान उसको क्या कठिनाई आ रही है, उसकी ग्रहण शक्ति, उसकी क्षमता क्या है, यह जानना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। जैसे चिकित्सीय निदान, अगर देखो कोई चिकित्सीय निदान कब दिया जाएगा बच्चे को? जब अगर बच्चे में कोई शारीरिक रूप से बीमार है, ठीक है ना, बच्चे में कुछ शारीरिक रूप से कमी है, तो उसको एक शिक्षक कहाँ भेजेगा? उसको जो शिक्षक डॉक्टर के पास भेजेगा, ताकि वो चिकित्सीय निदान ले सके। एक चिकित्सक के द्वारा अपनी जो उसमें कमी आ रही है शरीर में, उसका शरीर किसी काम को करने में थोड़ी असमर्थता महसूस कर रहा है, तो उस कमी को दूर किसके द्वारा किया जाएगा? डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें शारीरिक बीमारी का पता लगाया जाता है। शारीरिक बीमारी का पता करना। अगला है शैक्षिक निदान। दोस्तों, शैक्षिक निदान कौन जानेगा? ये शिक्षक जानेगा। ये कैसे? बच्चे की आर्थिक स्थिति खराब है, घर पर झगड़ा होता है, ये सब जानना। मतलब बच्चे में जो कमी आ रही है वो किस कारण से आ रही है। और दोस्तों, इसके बाद क्या करेगा? तीसरा पॉइंट है उपचारात्मक कदम। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद उसकी में जो कमी आ रही है उसको दूर करेगा। वो दूर किसके द्वारा किया जाएगा? उपचारात्मक कदम के द्वारा, उपचारात्मक निदान के द्वारा। ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे? बच्चे में सीखने की तत्परता का आकलन करना। कैसे पता करेंगे? कैसे आकलन करेंगे बच्चा सीखने के लिए तत्पर है या नहीं? पहले बच्चे के वर्तमान स्तर की पहचान करेंगे कि बच्चे ने अब तक क्या सीख चुका है, बच्चा क्या नहीं सीखा है, ये सब जानना वर्तमान स्तर की पहचान करना कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण, बच्चे की कमी का पता लगाएंगे कि बच्चे में क्या कमी है, उसकी उत्सुकता में कमी है, उसकी ग्रहण शक्ति में कमी है, उसकी मानसिक कमजोरी उसको मानसिक कमजोरी है, उसका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, ये सब जानेंगे। उसके बाद उसको चिकित्सीय निदान दिलाएंगे। चिकित्सीय निदान कैसे? उसके बारे में पता करेंगे ये जो कमी आ रही है ये किस कारण से आ रही है। उसको शारीरिक बीमारी है या फिर कोई नॉर्मल घरों की कोई समस्या है। ठीक है ना। अगर उसको शारीरिक बीमारी है तो उसको चिकित्सीय निदान बोलेंगे। और बच्चे की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जो शारीरिक बीमारी ना होकर कोई अन्य दिक्कत है जिस वजह से बच्चा अधिगम के दौरान कठिनाई महसूस कर रहा है, तो वो शैक्षिक निदान से पता करेंगे। उसके बाद इसकी कमी को जानकर जो इस कमी को दूर करने के लिए उठाई गई प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे? उपचारात्मक शिक्षण।
या फिर उपचारात्मक कदम। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा आकलन का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ में जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।